गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। जैसा कि पहली क्लास में आपने देखा बीएड सेकेंड ईयर के समावेशी विद्यालय का निर्माण, इस विषय के अंतर्गत हम आपको असमर्थता के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा के कुछ प्रतिमानों की बात कर रहे थे। समावेशी शिक्षा के जो प्रतिमान है उसमें आपने पहला जो प्रतिमान था, मॉडल था चैरिटी मॉडल का आपने अध्ययन किया था। चैरिटी मॉडल के बाद जो दूसरा मॉडल आता है वो है आपका जैव केंद्रित प्रतिमान, या इसको कहते हैं बायोसेंट्रिक मॉडल, क्योंकि इसके नाम से ही जाहिर होता है। बायोसेंट्रिक मॉडल, जैव केंद्रित प्रतिमान, क्योंकि ये बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर के अनुसार होता है, इसीलिए इस मॉडल को संरक्षण अभिरक्षा मॉडल भी 1997-99 के आधार पर, क्योंकि ये बालकों की एक संरक्षण प्रदान करने के लिए ये काम करता है और विकलांगों के अधिकारों के हनन पर रोक लगाता है। कहने का मतलब बायोलॉजिकल बायोसेंट्रिक जो मॉडल है, जैव केंद्रित जो प्रतिमान है, उस प्रतिमान के तहत बायोलॉजिकली ये देखा जाता है कि बालक के अंदर क्या असमर्थता है, क्या विकलांगता है। उस विकलांगता को बारे में जानकारी करने के लिए उसका खोज की जाती है कि ये क्यों है, और यदि हम इसको बायोलॉजिकली जैविकली बायोलॉजिकली हम इसको दूर कर सके तो हो सकता है कि ये बालक की विकलांगता कम हो जाए और वो एक अक्षम बालकों से निकल करके सक्षम बालक की तरह इसको हो जाए। इसीलिए इस मॉडल के अनुसार असमर्थी बालक किस किस प्रकार से असमर्थ है इसकी जानकारी की जाती है, और जानकारी करने के बाद जैविक तरीके से उसका इलाज किया जाता है। कहने का मतलब हम उसकी असमर्थता को दूर करने का एक प्रयत्न करते हैं, और वो प्रयास डॉक्टरों के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा या विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा हम उसको किया जाता है। कुछ कैरेक्टर्स जेनेटिक भी होते हैं, जेनेटिक विकलांगता के कारण भी ये होता है, उसका भी हम उपचार करते हैं। तो ये जो मॉडल है जैव केंद्रित प्रतिमान, ये ऐसे बालकों की विकलांगता को दूर करने का प्रयत्न करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संरक्षण अभिरक्षा मॉडल 1997-99। ठीक है। इसी के साथ जो दूसरा प्रतिमान है वो है आपका कार्यात्मक प्रतिमान, या इसको हम कहते हैं फंक्शनल मॉडल, क्योंकि कार्यात्मक प्रतिमान फंक्शनल मॉडल के आधार पर यदि हम इसको देखें कि वास्तविकता में ये विकारों की क्षतिपूर्ति मॉडल है, क्योंकि कार्यात्मक प्रतिमान का यदि हम वास्तविक अर्थ समझें तो कहने का मतलब उस बालक में कार्य क्षमताएं तो होती हैं, लेकिन वो अपनी कार्य क्षमताओं को, अपने अंदर जो हुनर है, अपने अंदर जो कला है, अपने अंदर जो उसकी एक क्षमता है, उसको वो बाहर नहीं निकाल पाता। क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि वो असमर्थी है, क्योंकि वो विकलांग है, क्योंकि इस कार्य को करने में वो असमर्थ है, लेकिन उसमें क्षमताएं हैं। इसीलिए ये जो मॉडल है कार्यात्मक प्रतिमान फंक्शनल मॉडल, ये बालक की विकारों की क्षतिपूर्ति मॉडल भी इसको कहते हैं, क्योंकि विकारों की क्षतिपूर्ति करता है। यदि हम उस बालक के जो विकार है, उस विकार को यदि विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से यदि हम उसको दूर कर दें, हटा दें, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको वो विकसित कर सके। कोई गाने में, कोई दौड़ने में, कोई बजाने में, कोई गायन में, कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के कुछ लिखने में उनके अंदर वो क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को यदि हम विकसित करें, जानकारी करें, तो ये मॉडल उस कार्य को करने के लिए कहते हैं। कहने का मतलब विकलांगता को दूर करना इसका एक मेन उद्देश्य होता है कि हम उसकी विकलांगता जो क्षमता है उसको निकालना चाहते हैं, और क्षमता निकालने के लिए इन विकारों की क्षतिपूर्ति करते हैं। जो विकार है उसके अंतर्गत, जैसे कोई विकलांग है, चल नहीं सकता है, उसके लिए हम ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कर देते हैं या स्कूटी की व्यवस्था कर देते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के अपनी उस क्षमता को विकसित कर सकता है। कहने का मतलब ये जो मॉडल है वो एक सहयोग प्रणाली की तरह कार्य करता है।
सहयोग प्रणाली की तरह कार्य कैसे करता है कि हम उसको उसकी जो कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता के अनुसार हम उस चीज को उसको व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसको हम वो सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं जिसके कारण उसकी विकलांगता क्या हो जाती है, कुछ हद तक दूर हो जाती है। और दूर होने के बाद हम उस चीज को देखें तो वास्तविकता में ये जो मॉडल है वो उसकी कार्य क्षमता के आधार पर है और उस विकलांगता को दूर करते हुए उसकी यदि कार्य क्षमता को विकसित किया जाता है तो वो अपने एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और अपने अंदर स्वावलंबी बनने की कोशिश करता है। इस कार्यात्मक प्रतिमान के यदि हम स्टेप्स देखें, सोपान देखें कि आप कैसे इस चीज को कर सकते हैं, आप इस क्षमता को या विकलांगता को दूर कैसे कर सकते हैं, कार्य क्षमता को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो इस बारे में यदि हम देखें तो कार्यात्मक प्रतिमान के कुछ स्टेप्स हैं, सोपान है और वो सोपान 3 है। 3 सोपान में कैसे कार्य करता है। पहला जो सोपान है उसमें आपके पाठ्यचर्या का निर्माण असमर्थी छात्रों को ध्यान में रखकर के किया जाता है, क्योंकि बालक को आपको क्या पढ़ाना है, बालक को आपको क्या बताना है, बालक कितना सीख सकता है, क्योंकि बालक सीखने के लिए, करने के लिए, समझने के लिए उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो क्षमता के अनुसार ही हम उसका क्या निर्माण कर रहे हैं, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम में उसके में पाठ्यचर्या में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल की जाए, कौन कौन से तरीके उसके अंदर शामिल किए जाएं जिससे कि वो अच्छी प्रकार से उसको सीख सके, अच्छी प्रकार से उनको जान सके। इसी के साथ दूसरा जो प्रतिमान है, कहने का मतलब ये जो पाठ्यचर्या का निर्माण जो प्रतिमान है वो एक तरह से उनके लिए नक्शे की तरह कार्य करता है। नक्शे का मतलब आप भवन बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं तो आपके पास एक नक्शा है, वो सब पता रहता है कि ये नक्शा ऐसे चलेगा तो इसमें ये चीजें बनेंगी। तो पहले एक नक्शा, कहने का मतलब ये जो पाठ्यचर्या है वो उसके लिए एक नक्शा का निर्माण नक्शा की तरह कार्य करता है। और नक्शे की तरह ही जब वो चीज सामने होगी तो हमें ये पता रहता है कि इसके अंदर ये अक्षमता है, ये असमर्थता है। इस असमर्थता को यदि हम इसी तरीके से किया जाए, पाठ्यचर्या में निर्माण किया जाए तो ये वास्तविकता में ये हमारे सामने वो निकल के आती है कि ये इस कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकता है। तो हम उसी के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। दूसरा जो स्टेप है, सोपान है, वो है आपका सामान्य कक्षाओं में इनके शिक्षण के लिए उचित पाठ योजना का निर्माण। कहने का मतलब जब आप पाठ्यचर्या अच्छी प्रकार से कर रहे हैं तो दूसरे स्टेप में क्या आ जाएगा कि दूसरे स्टेप में इनके शिक्षण के लिए जो सामान्य कक्षाओं में हम जो बालक को पढ़ाते हैं तो एक उचित पाठ योजना का निर्माण होना चाहिए जिससे वो आसानी से समझ सके। आसानी से पाठ योजना आप जानते हैं कि जब बनाई जाती है तो पाठ योजना बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर बनाई जाती है कि इसको प्रीवियस नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही जब वो पाठ्य योजना तैयार होती है तब वो बालक अच्छी प्रकार से उसको ग्रहण कर सकता है। तो कहने का मतलब उसके अंदर क्या क्षमता है और क्या क्षमता है, उन दोनों को यदि हम देखें तो वास्तविकता में उस क्षमता और अक्षमता को ध्यान में रखते हुए एक उचित पाठ योजना का निर्माण किया जा सकता है और उचित पाठ योजना के आधार पर उस बालक को हम अच्छी प्रकार से अध्ययन करा सकते हैं। वो अच्छी प्रकार से उन चीजों को ग्रहण कर सकता है, अच्छी प्रकार से उन बातों को समझ सकता है, अच्छी प्रकार से उन बातों को अपने जीवन में अपना सकता है। दूसरा स्टेप। तीसरा जो सोपान है, थर्ड जो स्टेप है वो है आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और वो अभिप्रेरणा किसके क्षेत्र में है, देखो तकनीकी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सामूहिक क्षेत्रों में एक अभिप्रेरणा का एक कार्य है, मोटिवेशन का कार्य है कि यदि हम इस चीज को वास्तविकता में देखें तो हम उस बालक को ऐसा मोटिवेट करें, कहाँ पे, तकनीकी क्षेत्र में। आजकल आप जानते हैं कि सारा व्यवस्थाएं, सारी चीजें तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं और तकनीकी का जब तक बालक को ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसको अच्छी प्रकार से इस समाज को आधुनिक समाज के अनुसार, आधुनिक भारत के अनुसार, आधुनिक संस्कृति के अनुसार हम उसको नहीं डाल सकते। इसीलिए उसको मोटिवेट यदि किया जाए, उसको यदि प्रेरित किया जाए तो वो तकनीकी का भी ज्ञान अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सकता है। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र।
सामाजिक क्षेत्र में तुम क्या नहीं कर सकते, अरे तुम सब कर सकते हो। आजकल विकलांग देखो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जाने आने की व्यवस्थाएं अक्षम, अपने अंदर क्षमताएं हैं और अगर वो क्षमताएं हैं तो हम उसको मोटिवेट करके सामूहिक क्षेत्रों में भी हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यही प्रेरणा है। कोई भी बालक एक अच्छी प्रकार से मोटिवेट यदि हो जाता है तो वो अपनी विकलांगता को भूल जाता है और आगे क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश करता है। तीसरा जो है वो आपका सामूहिक क्षेत्र है कि बालक समाज में रहता है, समाज के अनुसार कार्य करता है।